नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे मिस्टर इंडिया ऑफ रॉ कहा जाता है। मिस्टर इंडिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 90s में अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में उनके पास एक घड़ी होती है जिसे पहन लेने के बाद वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानी है भारत सरकार द्वारा स्थापित इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के तत्कालीन उप निदेशक रामेश्वर नाथ काव यानी RN काव की। तो आइए जानते हैं RN काव के बारे में वो सारी बातें जो उन्हें मिस्टर इंडिया बनाती है और क्यों वो आजकल चर्चा में है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। आजादी के बाद भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कंधों पर थी, लेकिन दोहरे बोझ के तले आईबी नाकाम रही और 1962 में भारत चीन से युद्ध हार चुका था। सरकार में युद्ध हारने के कारणों पर गहन चिंतन मंथन हुआ और महसूस किया गया कि भारत को बाहरी सुरक्षा की सख्त आवश्यकता है। एक ऐसी संस्था जो भारत को बाहर के दुश्मनों से सावधान रख सके और रणनीतिक तौर पर मजबूत कर सके। इस चिंतन मंथन के दरमियान इंदिरा गांधी भारत की सत्ता में आ चुकी थी, क्योंकि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हो गई थी। इंदिरा गांधी ने बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस समय के आईबी उपनिदेशक रामेश्वर नाथ काव को सौंपी। काव ने खुफिया तौर पर 2-250 की टीम के साथ रिसर्च शुरू की। काव की रिसर्च पूरे 3 साल तक चली। इस रिसर्च टीम को इल्म न था कि क्या होने वाला है सिवाय स्पाई मास्टर के। 21 सितंबर 1968 को काव की रिसर्च को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नाम दिया गया। काव रॉ के मुखिया बने। काव ने रॉ का नेटवर्क इतना प्रभावी बना दिया था कि वो बस एक फोन कॉल पर चीजें बदल सकते थे। काव असल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साये थे, बोले तो सुरक्षा कवच। 1955 में काव कश्मीर प्रिंसेस चार्टर्ड प्लेन दुर्घटना की जांच करके दुर्घटना की अहम कड़ी ताइवान तक जा पहुंचे थे। दरअसल इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई बांडुंग सवार होने वाले थे, परंतु ऐन मौके पर नहीं हो पाए थे। काव ने घाना में अफ्रीका की सुरक्षा कवच एजेंसी बनाने में भी मदद की थी। रॉ की असल परीक्षा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में हुई थी। जब यह युद्ध गहन प्रसव पीड़ाग्रस्त था, किसी के आने की आहट थी, जोरदार चीख की आवाजों में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश ने जन्म लिया। इतने बड़े कार्य में काव का ही कमाल था, क्योंकि उस दौरान भारत के पास पुख्ता इनपुट्स थे कि पाक कब हमला करने वाला है, उसकी क्या रणनीति है। उधर सिक्किम के महाराजा ने अमेरिका की महिला से शादी कर ली थी। अमेरिकी महिला अपने ससुराल से दहेज में CIA लेकर आई और अब सिक्किम में महारानी के मायके की अमेरिकी CIA का दखल बढ़ रहा था। ऊपर से फूफा चीन नाक सकोड़े हुए बैठा हुआ था। CIA के दखल को देखते हुए काव ने सिक्किम के महाराज को तोहफा देने की पेशकश भारत सरकार के सामने रखी। 23 अप्रैल 1975 में 3000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत का 22वां राज्य बना। काव के कुशल नेतृत्व और शानदार रणनीति की वजह से बगैर खून बहाए। वही पाकिस्तान 1971 के चोट से उबरकर 1977 में रावलपिंडी कहूटा में परमाणु वेपन को विकसित करने में लग गया था। उस वेपन का डिजाइन भारत के हाथ लग गया था, लेकिन उस समय सरकार ने इसे खरीदने से मना कर दिया, जो $10,000 की कीमत में था। उस समय भारत की तत्कालीन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक को भी बता दिया। वैसे इस वेपन के पता चलने का किस्सा बड़ा रोचक है। दरअसल रॉ ने नाई की दुकान से पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के बालों के सैंपल जमा किए। फिर जब उन सैंपल बालों का टेस्ट भारत में किया गया तो उसमें रेडिएशन के कुछ अंश मौजूद थे, जिससे पाकिस्तान के वेपन ग्रेड यूरेनियम के या तो विकसित होने या उसके बहुत करीब होने की पुष्टि हुई। स्पाई मास्टर के तौर पर काव की यही आखिरी रॉ डील थी। असल जिंदगी में काव काफी रहस्यमयी लाइफ जिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म में उनकी 2 फोटो ही उपलब्ध रही। रॉ चीफ के तौर पर तो काव मिस्टर इंडिया ही रहे थे। इस मिस्टर इंडिया ने इतना जबर नेटवर्क खड़ा कर दिया था कि 1982 में जब फ्रांस की बाहरी खुफिया एजेंसी SDECE के प्रमुख काउंट एलेक्जेंड्रे द मेरेंचे से पूछा गया कि वो 70 के दशक में दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों के नाम बताएं, तो उनकी लिस्ट में काव का नाम शामिल था। शारीरिक और मानसिक सुघड़पन का अद्भुत सम्मिश्रण है यह इंसान। इसके बावजूद अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने में इतना शर्मिला, ऐसा मेरेंचे ने कहा था। काव ने स्पाई मास्टर से सेवानिवृत्त होने के बाद राजीव सरकार में कार्य किया, NSG बनाने में योगदान दिया। अभी हाल ही में नितिन गोखले ने काव के ऊपर किताब लिखी है, जेंटलमैन स्पाई मास्टर। इस किताब के जरिए बॉलीवुड से करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन इसे 70 mm के पर्दे पर मिस्टर इंडिया काव को विजुअल्स देने जा रही है। इसकी घोषणा हो चुकी है। काव के जीवन की सिर्फ 2 फोटो मौजूद है, लेकिन अब काव को एक अभिनेता अपने अभिनय से दुनिया देश के दर्शकों से रूबरू करेगा। काव के कितने खुफिया मिशन निकल कर आते हैं, ये रोमांचित करने वाला दृश्य है। हालांकि काव के जीवन पर काफी किताबें लिखी गई, लेकिन धर्मा ने नितिन की किताब को चुना है।
धर्मा प्रोडक्शन को काव से शुरू होते हुए भारत के जांबाज स्पाई योद्धाओं को एक सीरीज में पिरोना चाहिए। खबर है कि ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक की विजुअल्स भी 70 mm पर्दे पर आने को कतार में है। किसी भी देश में सबसे ताकतवर इंसान खुफिया विभाग का मुखिया रहता है, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है जो दुनिया में घटित घटनाओं होने वाली गतिविधियों में गहन पकड़ रखता है। देश के राष्ट्राध्यक्षों को मौजूदा हालातों से अवगत करवाते हैं। इनकी मेहनत से राष्ट्राध्यक्षों की छवि के प्रभाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो बोले तो इन्फॉर्मेशन इज बिग एसेट। यह जितनी पुख्ता होगी आने वाले कदमों के लिए बेहद कीमती और कारगर होगी। अब इंतजार है उस फिल्म का जो धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली है, आर्यन काव के जीवन पे। अभी अभिनेता का नाम फाइनल तो हुआ नहीं है, तो ये जो तस्वीर है आर्यन काव की, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सा अभिनेता इस चरित्र को अच्छे से निभा पाएगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।